हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से 70वीं बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन जो काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा को देखते हुए आज हम लोग फिर से इसे आगे बढ़ाएंगे अपने यूट्यूब के प्लेटफॉर्म, ठीक है ना, एजुकेटर्स बूस्टर पे। मैं अनुप कुमार आप लोग का यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो देखिए, आज क्वेश्चन फिर से हम लोग लेके आए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए, 1 है लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। तो देखिए आपके ऑप्शन क्या दिए हुए हैं यहाँ पर, दक्षिण पश्चिमी भारत में, ठीक है। दूसरा क्या है, दक्षिण भारत में। सी है दक्षिण पूर्वी भारत में, या डी क्या दिया हुआ है, पश्चिम बंगाल के निकट पूर्वी भारत में। तो आपको देखना है यहाँ पर क्या है ना कि मैपिंग में लोकेशन वाइज दिया है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि मैपिंग बहुत जरूरी है। आप लोग को मैंने कहा है एटलस लेके मैपिंग कीजिए, आपके आधे से ज्यादा सवाल तो परीक्षा में देख के ही सही हो जाएंगे। तो बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप लोग को देखना है। तो मान लीजिए कि हम अगर इंडिया के मानचित्र में देखें तो देखिए ये देखते हैं। तो भारत में देखिए तो जो भी भारत के द्वीपीय क्षेत्र हैं वो दो क्षेत्र में बटे हुए हैं, एक बंगाल की खाड़ी में और एक अरब सागर में, ठीक है। तो अरब सागर के तरफ, मतलब अरब सागर की तरफ जो प्राप्त द्वीप समूह है उसे ही क्या कहते हैं, लक्षद्वीप कहते हैं, ठीक है। तो अब आप ऐसे ही देख लीजिए कि किस तरफ है, आपके प्रश्न का उत्तर यही मिल जाएगा, ठीक है। तो दक्षिण और ये पश्चिम है, ठीक है। ये दक्षिण पश्चिम है और ये दक्षिण पूरब है। तो दक्षिण पश्चिम देखिए कहीं है क्या आपके विकल्प में, ठीक है। तो देखिए तो कि क्या दक्षिण भारत में होगा, तो दक्षिण भारत तो काफी विस्तृत है, ये तो विकल्प आपका नहीं होगा, सही है। दक्षिण पूर्वी भारत, तो देखिए पूरब ये है ना, पूरब का क्षेत्र कौन सा है, ये है पूरब का क्षेत्र। तो देखिए दक्षिण पूरब के क्षेत्र में है क्या, यहाँ तो कौन सा क्या है, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर जो द्वीप समूह है, ये द्वीप समूह को क्या कहते हैं, हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं फ्रेंड्स, आपको पता है। तो ये दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में ये है। उसके बाद फिर तो ये नहीं होगा, फिर पश्चिम बंगाल के निकट पूर्वी भारत में भी नहीं होगा, ठीक। तो होगा क्या, यही आपके ऑप्शन सही होंगे, क्या, दक्षिण पश्चिम भारत में। तो दक्षिण पश्चिम भारत ये वाला क्षेत्र है, तो ये आप समझ गए। अब देखिए अगर मैं आपको यहाँ पर बना करके दिखाऊं, कुछ छोटा सा आपको यहाँ पर परिचय दे देता हूँ, आप लोग को काम आएगा आगे के डिस्कशन में। तो देखिए लक्षद्वीप जो है ना वो कुल टोटल 36 द्वीपों का समूह है, 36 द्वीपों का समूह है, ये समूह है, राइट। ये सभी द्वीप बहुत छोटे होते हैं, कुछ द्वीप तो 1 किलोमीटर से भी कम क्षेत्र में फैले हुए हैं, ठीक है। उसे हम ज्यादा महत्वपूर्ण द्वीप नहीं मानते हैं क्योंकि उसमें बसावट भी बहुत कम है। तो जो द्वीप 4 किलोमीटर से अधिक है, वर्ग किलोमीटर, 4 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक है, उन्हें ही हम देखते हैं। जैसे देखिए अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर एक द्वीप है उत्तर में, वो द्वीप क्या है, चेटालेट, ठीक है, चेटालेट द्वीप है। उसके बाद फिर आप आते हैं, देखिए कुछ महत्वपूर्ण द्वीपों को हम यहाँ पे देखेंगे। फिर एक द्वीप जो नीचे में यहाँ पर स्थित है, यह है क्या, कवराती, ठीक है, क्या, कवराती, चेटालेट, कवराती। देखिए यहाँ पर क्या है, सुहेली, ठीक है, सुहेली। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कल्पेनी, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखते जाता हूं, चेटालेट, चेटालेट, ठीक है। ये क्या है, कवराती, कवराती। ये क्या है, केल्पेनी, केल्पेनी। यहां पर क्या है, एक द्वीप विट्रा, 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 ठीक है। यहां पर क्या है, एक द्वीप, उसका नाम है अमीनी, क्या, अमीनी, अमीनी, ठीक है। तो इस तरीके से ये द्वीप फैले हुए हैं, यहाँ पे काफी द्वीप प्राप्त होते हैं, ठीक है। और देखें हम जब आगे चल करके, तो यहाँ पर एक द्वीप है मिनिकॉय, ठीक है। तो मिनिकॉय द्वीप एक यहाँ पर स्थित है। तो इसे जरा मैं ठीक से बना दूं तो आप देखिए कि ये हो गया चेटालेट, ये चेटालेट है, ठीक है। ये हो गया अमीनी द्वीप, ये हो गया कवराती, कवराती, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो विट्रा, ठीक है। यहाँ पर कल्पेनी, यहाँ पर कल्पेनी, ठीक है। इस तरीके से द्वीप स्थित है यहाँ पर बहुत सारे। और एक द्वीप है यहाँ पर, देखिए मैं बता दूं यहाँ पर कहाँ पर आएगा ये द्वीप, यहाँ आएगा, यह है एंड्रॉट, क्या है, एंड्रॉट, एंड्रॉट, ठीक है, एंड्रॉट। और यहाँ पर क्या है,
एक द्वीप है ये इस तरीके से, ये है मिनिकॉय। क्या है ये? मिनिकॉय। मिनिकॉय, ये मिनिकॉय द्वीप है। तो देख लीजिए इस तरीके से ये द्वीप पूरा बसा हुआ है। और देखिए जो मिनिकॉय द्वीप है, ठीक है, वो क्या है, नीचे मालदीव एक देश है, ठीक है, क्या है, मालदीव एक देश है। तो मिनिकॉय मालदीव से अलग होती है, ठीक है। तो ये अलग होती है, तो यहाँ पर एक लाइन है, देखिए यहाँ पर एक ये लाइन है जो मैं बना रहा हूं, आप ध्यान से देखिए इस लाइन को। इस तरीके से एक लाइन है, ये है 8 डिग्री नॉर्थ चैनल। 8 डिग्री नॉर्थ चैनल से मिनिकॉय किससे अलग होती है? मालदीव से, राइट है। आप इसे लिख लीजिए बहुत अच्छे से। यहाँ पर जो द्वीप है, ठीक है, यहाँ पर जो द्वीप प्राप्त होती है, यहाँ पर ये कौन सा द्वीप है? ये मालदीव है, ठीक है फ्रेंड्स। ये कौन है? मालदीव है, मालदीव। तो मालदीव से मिनिकॉय अलग होती है 8 डिग्री चैनल से, तो इसे भी आपको याद रखना है। और एक और आपको याद रखना है, यहाँ से एक चैनल यहाँ पर प्राप्त होता है, ठीक है, इसे कहते हैं 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री नॉर्थ चैनल कहते हैं इसे। तो ये क्या है? मिनिकॉय को बाकी द्वीपों से अलग करता है ये, ठीक है। मिनिकॉय को बाकी द्वीपों से, इन सभी द्वीपों के समूह को क्या कहते हैं? ये जितने भी द्वीप के समूह हैं इन्हें क्या कहते हैं? अमीनी द्वीप। क्या कहते हैं? अमीनी द्वीप, अमीनी द्वीप कहते हैं इसे। ये पूरे द्वीप के समूह को अमीनी द्वीप कहते हैं। तो मिनिकॉय से अलग करता है 9 डिग्री चैनल बाकी द्वीपों को। और 8 डिग्री चैनल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आता है परीक्षा में, बार बार मैं जोर दे रहा हूँ इसीलिए। मिनिकॉय को मालदीव से अलग करती है 8 डिग्री। अब आगे देखिए, एंड्रोट द्वीप जो है ये यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। क्या? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा द्वीप पूरे लक्षद्वीप का क्या है? एंड्रॉयड है, एंड्रोट है। ये लगभग 4.9 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। और यहाँ पर दूसरा जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है मिनिकॉय, ठीक है। मिनिकॉय दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। ये 4.6 वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल याद नहीं करना, मैं बस कंपेयर कर दे रहा हूँ। लोगों को दिक्कत होता है कई जगह मिनिकॉय, जैसे कि आप माजिद हुसैन सर को पढ़ेंगे एक थोड़ी सी पुरानी किताब में, तो वो मिनिकॉय को ही मेंशन किए हुए हैं। तो लेकिन दोनों का इसीलिए मैंने लिख दिया है क्षेत्रफल यहाँ पर वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा ज्यादा भरोसा हो और आप लोग याद कर सकें। तो इसको देख लीजिए, ठीक। सबसे छोटा जो द्वीप है वो है विट्रा। देखिए यहाँ मैं लिख दिया हूँ, आप याद रखिएगा। यहाँ पर जो विट्रा है, विट्रा ये यहाँ का सबसे छोटा द्वीप है। विट्रा सबसे छोटा, सबसे छोटा द्वीप है विट्रा, ठीक। ये पूरा जो लक्षद्वीप है ये क्या है? ये बना हुआ किस चीज से है? ये बना हुआ है प्रवाल से, ठीक है। एटॉल, ये एटॉल का एक उदाहरण है, ठीक है। एटॉल का उदाहरण है जिसे घोड़े के नाल की तरह कहा जाता है। और ये प्रवाल भित्ति से बना हुआ है जो जैविक संरचना है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण जैव विविधता का क्षेत्र है, आप इसे बिल्कुल अच्छे से याद रखिए। यहाँ मिनिकॉय जो है एक थोड़ा सा विख्यात है इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक अंग्रेजों के जमाने में, ठीक है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा लाइट हाउस बनाया गया था जो 300 मीटर के फुट की ऊंचाई पे है, 300 मीटर या फुट की ऊंचाई पे है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, उसे एक मतलब कि पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हुआ है। ये पूरा द्वीप ही पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हुआ है। इस्लाम यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण धर्म है, ठीक है। यहाँ के धर्मावलंबी सबसे अधिक मात्रा में यहाँ प्राप्त होते हैं, राइट। और ये स्ट्रेटेजिक महत्व का भी है क्योंकि मालदीव से लगता है, राइट। यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण बीच हैं, आप याद रखिएगा, एक थुंडी, ठीक है, थुंडी, और एक कदमत। 2 महत्वपूर्ण यहाँ पर क्या है? 2 महत्वपूर्ण यहाँ पर क्या है? कदमत यहाँ का एक द्वीप भी है, तो इसलिए यहाँ पर एक थुंडी, मैं लिख दे रहा हूं, थुंडी बीच या थुंडी तट, और एक क्या है? कदमत। क्या? कदमत, कदमत तट। ये दोनों तट बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा। ये कभी भी आ सकता है कि थुंडी तट और कदमत तट कहाँ स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए। ये दोनों लक्षद्वीप में स्थित है। इन्हें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्राप्त है। क्या? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट, लिख दूं, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट
प्राप्त है इन्हें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। आपको पता ही होगा ये विश्व के सबसे महत्वपूर्ण बीचों को दिया जाता है जो अपने सुंदरता और कई तरह के उनके मानक हैं, लगभग 33 मानकों पे जो खरे उतरते हैं उन्हें ही ये प्राप्त होता है ये, ठीक है। और ये क्या है कि ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट जो होता है ये कौन देता है, तो ये देता है FEEE, ठीक है, फाउंडेशन फॉर, ठीक है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन, डेनमार्क की एक संस्था है वही देती है। ये क्या है, एनजीओ है, ठीक है, नॉन प्रॉफिटेबल एनजीओ है ये, इसके द्वारा प्रदान किया जाता है। इन सब चीजों को आप ध्यान से रखिए, ध्यान से देखिए, तो आपको क्वेश्चन बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, राइट। ओके फ्रेंड, ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं। देखिए अभी हम लोग ने प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कस किया है काफी विस्तार से, तो अभी सब प्रश्नों को आप लोग देखिए, देख के ही टिक लगा सकते हैं। तो ऑप्शन क्या है, 17, 27, 36 और 47, आप लोग खुद बताइए क्या है, तो 36। आप लोगों को मैंने बताया था कि 36 द्वीपों का ये एक समूह है, ठीक है। लेकिन सभी द्वीप रहने योग्य नहीं है, कुछ ही द्वीप रहने योग्य हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी द्वीप हैं जो 1 वर्ग किलोमीटर से भी कम क्षेत्रफल पे फैले हुए हैं। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि द्वीपों के समूह लक्षद्वीप, ठीक है, द्वीपों के समूह लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति का है, ज्वालामुखीय उत्पत्ति का है, मृदा निक्षेप का परिणाम है, या मृदा निक्षेपण से बना है, या उपयुक्त में से कोई ठीक नहीं है। तो क्या आपको पता है ना, अभी हम लोगों ने इसको अच्छे से डिस्कस किया था, तो मैंने बताया था कि प्रवालीय उत्पत्ति के दौरान इन सभी द्वीपों का निर्माण हुआ है, ठीक, क्योंकि समुद्री जल में ऐसी समुद्री जल जो कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में प्राप्त होते हैं, ठीक है, जहाँ का तापमान क्या है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड का क्षेत्र होता है, ठीक, और जहाँ के जल में क्या है, लवणता जो है एक संतुलित मात्रा में प्राप्त होती है, ठीक है, और गर्म जलधारा का भी जो क्षेत्र होता है। तो इन सभी क्षेत्रों में क्या होता है, प्रवालों की उत्पत्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण अनुकूल दशा प्राप्त होता है। तो ये सभी दशाएं कहाँ पर प्राप्त होती हैं, आपके लक्षद्वीप के पास, या फिर अरब सागर के दक्षिण भाग में, या फिर भारतीय उपमहाद्वीप के या भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर ये प्राप्त होती हैं अनुकूल दशाएं। तो प्रवालों की उत्पत्ति होती है और इन्हीं प्रवालों पे ही ये पूरा द्वीप बसा हुआ है, ठीक है। और ये कैसे प्रवाल हैं, तो ये प्रवाल हैं एटॉल। एटॉल का मतलब क्या होता है कि ये घोड़े के नाल के समान गोले आकृति के, ठीक है, ये एटॉल या फिर प्रवालों का संरचना प्राप्त होता है। कभी नेक्स्ट इस तरह के प्रवाल से भी जो क्वेश्चन होंगे तो वहां मैं डिटेल में इसको डिस्कस कर दूंगा, ये मेरा वादा है। तो यहाँ पर आपके उत्तर क्या हो जाएंगे, प्रवाल, ठीक है, प्रवाल के उत्पत्ति के ये महत्वपूर्ण द्वीप हैं, परिणाम स्वरूप ये उत्पत्ति इनकी हुई है, राइट। ओके फ्रेंड, क्योंकि बाकी तो हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर ही दिया है, राइट। ओके ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। देखिए प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है, तो देखिए प्रवाल भित्ति आपके ऑप्शन है केम्बे की खाड़ी, ऑप्शन बी है मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन सी है कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन डी है लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप। तो देखिए और ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, मतलब कि इन सभी ऑप्शंस में से एक से अधिक सही होंगे या फिर कोई भी सही नहीं होगा। तो आप देखिए, तो इसके जो सही उत्तर आपको प्राप्त होंगे वो है ए, केम्बे की खाड़ी। अब देखिए केम्बे की खाड़ी क्या है, ठीक है, तो गल्फ ऑफ खंभात को ही हम केम्बे की खाड़ी के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्या, गल्फ ऑफ खंभात, मतलब कि खंभात के खाड़ी को ही हम लोग केम्बे के खाड़ी से जानते हैं। बाकी मन्नार की खाड़ी और कच्छ और लक्षद्वीप और मिनिकॉय, ठीक है, इन सभी क्षेत्रों में क्या है, प्रवाल भित्ति प्राप्त होते हैं, ठीक है, प्रवाल भित्ति का ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो केम्बे की खाड़ी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर प्राप्त नहीं होता है प्रवाल भित्ति। तो मैं कुछ लिख दूं क्षेत्र, अगर प्रवाल के महत्वपूर्ण क्षेत्र, तो आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, प्रवाल के महत्वपूर्ण क्षेत्र, प्रवाल के महत्वपूर्ण क्षेत्र अगर देखें, ठीक है, तो कहां कहां प्रवाल के महत्वपूर्ण क्षेत्र प्राप्त होते हैं, तो सुंदरवन, आपको पता है सुंदरवन के पास भी के मतलब कि क्षेत्र में, या फिर राज्य का नाम अगर आपको मैं लिख दूं तो राज्य में देखिए आप चलिए, तो गुजरात के क्षेत्र में भी प्राप्त होता है, जो कच्छ का एरिया जो है, ठीक है, कच्छ के एरिया में प्राप्त होता है, ठीक।
उसके बाद फिर आप आएंगे तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में, जिसे मालवन भी कहते हैं, मालवन भी कहते हैं जिसे। फिर आप आगे जब बढ़ेंगे, ठीक है, तो लक्षद्वीप के आसपास का जो क्षेत्र है, लक्षद्वीप के क्षेत्र जो है बहुत महत्वपूर्ण रूप से यहाँ पर प्राप्त होता है लक्षद्वीप में। उसके बाद फिर जब आप आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको और कहाँ मिलता है, ये मिलता है आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्राप्त होता है, ठीक है। इन सभी क्षेत्रों में क्या है, आपको प्रवाल भित्ति के महत्वपूर्ण क्षेत्र प्राप्त होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस रूप में अगर देखें आप तो कैम्ब्रियन की खाड़ी आपकी उत्तर नहीं होगी, ठीक है, यहाँ पर नहीं प्राप्त होता है, ठीक है। और प्रवाल भित्ति की जो उत्पत्ति होती है, मैंने बताया ही था कि यहाँ पे तापमान जो है लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड होनी चाहिए, ठीक है। ये गर्म जलधारा का क्षेत्र होना चाहिए, ठीक है, गर्म जलधारा का क्षेत्र होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जल में सैलिनिटी होनी चाहिए, लवणता होनी चाहिए, ठीक है, लवणता होनी चाहिए, लवणता संतुलित होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, यहाँ पर कीचड़ रहित क्षेत्र होना चाहिए, कीचड़ रहित क्षेत्र होना चाहिए, पंख रहित क्षेत्र होना चाहिए, ठीक है, अन्यथा प्रवाल के रंध्रों में ये भर जाता है, ठीक है, राइट। तो इन सभी महत्वपूर्ण दशाओं के परिणाम स्वरूप क्या है, प्रवालों की उत्पत्ति होती है, ठीक है। आगे चले, राइट फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि भारत के कितने राज्यों की सामान्य सीमा कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ होगी। देखिए स्कूल टीचर में आया हुआ है 2023 में, रिसेंट क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है 6 और बी है 5, सी है 7 या फिर क्या है, डी है 1 से ज्यादा या ई इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस प्रश्न को अगर आप देखिएगा तो ये उलझाने के लिए प्रश्न पूछ दिया गया है आपसे। आपको लगता है क्या कि पाकिस्तान के साथ में और बांग्लादेश के साथ में कोई ऐसी सीमा लगती होगी जो कॉमन है? ऐसा कोई है क्या? नहीं है, ठीक है। ये 1971 से पहले अगर ये प्रश्न पूछा होता तो शायद इसके बारे में कुछ प्रश्न का उत्तर हम लोग सोचते, लेकिन यहाँ पर तो आपको ऐसे ही पता है कि कोई भी कॉमन बॉर्डर नहीं है, राइट, कोई भी कॉमन बॉर्डर यहाँ पर नहीं लगता है, ठीक है। और अलग अलग अगर हम देखें तो पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर लगती है वो किसका लगता है, तो देखिए तो पाकिस्तान के साथ अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में बॉर्डर लगने वाला जो है वो क्या है, देखिए राजस्थान, ठीक है, फिर क्या है, पंजाब, ठीक है, और जम्मू और कश्मीर, और थोड़ा सा अगर देखें तो गुजरात का क्षेत्र भी जिसका जलीय सीमा लगता है, ठीक है, गुजरात का क्षेत्र। इन सभी क्षेत्रों से स्थलीय सीमा, और गुजरात से थोड़ा सा सर्क्रिक का जो क्षेत्र है जो 24 डिग्री, ठीक है, पूर्वी देशांतर जो है वहां से गुजरती है, तो वो क्षेत्र जो यहाँ पर है तो ये पूरा पाकिस्तान के साथ लगने वाला क्षेत्र हो गया। और अगर बांग्लादेश के साथ हम देखेंगे तो अगर मैप में ही मैं अगर दिखा दूं आपको जल्दी से तो आप देख लीजिए, ठीक है ना, इस तरीके से तो आप को समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो ये बांग्लादेश के साथ अगर आप देखेंगे तो आप देखिए, ये बांग्लादेश के साथ अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको देखना होगा, ठीक। तो आप देख लीजिए तो बांग्लादेश के साथ में क्या लग रहा है, देखिए असम का सीमा, देखिए एक राज्य असम, ठीक है, और इधर से जो राज्य लगता है ये वेस्ट बंगाल से भी लग जाता है, देखिए पूरा वेस्ट बंगाल से भी लग रहा है, तो 2 हो गया। तीसरा आप आकर के देखिए तो बांग्लादेश के साथ देखिए त्रिपुरा की सीमा है ना, और यहाँ पर देखिए ये जस्ट यहाँ पर क्या है, मेघालय, ठीक है, मेघालय भी है, तो यहाँ पर मेघालय की सीमा। तो देख लीजिए इस तरीके से बांग्लादेश के साथ में कितने राज्य हो गए, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, इनकी सीमा भी लगती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख लीजिए, शायद ये क्वेश्चन अगले बार डायमेंशन चेंज कर दे तो ऐसे सवाल आपको बना करके दे सकता है आयोग। तो ये रहा इसका उत्तर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ई कोई नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है
भारत में यह है, कहाँ पे है? तो गुजरात का अंग है क्या ये महाराष्ट्र का अंग है, ये मध्य प्रदेश का अंग है, ये ओडिशा का अंग है? तो ये एक बहुत ही अति सामान्य सवाल है, क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसके विषय में हमें और जानना चाहिए। जैसे मैं बता दूं अगर आपको, तो विदर्भ एक ऐसा क्षेत्र है जो कि कई महत्वपूर्ण राज्यों से सटी हुई है, सीमा लगती है इसकी, ठीक है, और कुछ अन्य राज्यों की के जो क्षेत्र है इसमें प्राप्त भी होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है, ठीक है। मुख्य रूप से इसका अधिकतम हिस्सा महाराष्ट्र के क्षेत्र में प्राप्त होता है, ठीक है। अगर इस क्षेत्र को देखा जाए तो विदर्भ का जो क्षेत्र है वो कुछ इस तरीके से लिए हुए प्रदेश है विदर्भ, ठीक है, यही विदर्भ है। तो विदर्भ के देखिए दक्षिण में तेलंगाना है, ठीक है, तेलंगाना का पठार या तेलंगाना का क्षेत्र आता है, तेलंगाना, ठीक है। और इसके पूर्व में आइएगा, विदर्भ के पूर्व में तो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र प्राप्त होता है, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र प्राप्त होता है, राइट, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है ये। फिर इसके उत्तर में आइएगा तो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का क्षेत्र प्राप्त होता है यहाँ पर, एकदम बिल्कुल ध्यान से देख लेना है। और इधर क्या है, इसके पूरे पश्चिम में और पूरे पश्चिम दक्षिण में, दक्षिण पश्चिम में पूरे एरिया को कौन घेर के रखा है? महाराष्ट्र, ठीक है, जिसमें मराठवाड़ा क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूरा का पूरा एरिया क्या है? महाराष्ट्र का है, पूरा महाराष्ट्र का एरिया है, पूरा ये अंदर महाराष्ट्र का एरिया है। और ये पूरे एरिया को, जो दक्षिण पश्चिम का एरिया जो पूरा दिख रहा है ना, ये पूरा एरिया, इसको मराठवाड़ा का भी क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? मराठवाड़ा, मराठवाड़ा का क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण यहाँ पर एक शहर है, यहाँ पर जिसे हम देखें तो ये नागपुर एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है यहाँ पर, ठीक है, बसा हुआ, इसे भी आप जान लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है कि महत्वपूर्ण नदियों में अगर देखें कौन कौन सी नदियां यहाँ महत्वपूर्ण रूप से बहती हैं, तो यहाँ पर मैं लिख दूं अगर, तो वर्धा, वर्धा, पेनगंगा, ठीक है, वर्धा, पेनगंगा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां हैं जो यहाँ पर बहती है, ठीक है। और देखिए तो ये क्षेत्र क्या है? बैसाल्टिक लावा का क्षेत्र है। कैसा है ये? क्योंकि दक्कन के पठार का क्षेत्र है ना ये, ठीक है, ये दक्कन के पठार का ही तो विस्तार है। तो यहाँ पर देखें तो बैसाल्टिक लावा यहाँ प्राप्त होता है। क्या? बैसाल्टिक लावा यहाँ पर प्राप्त होता है, ठीक है। आपको पता ही है कि ये हमारे प्रायद्वीपीय पठार में, ठीक है, क्रिस्टेशियस युग में लावा का क्या हुआ था? विस्तार हुआ था। तो उस लावा की वजह से इस क्षेत्र में बैसाल्टिक लावा प्राप्त होता है, ठीक है। ये कठोर चट्टानी क्षेत्र है, ठीक है, जिसके वजह से यहाँ पर क्या होता है कि हमेशा जो भौम जल जो है उसका ठीक से निष्कासन यहाँ पर संभव नहीं हो पाया है, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर क्या होती है? सूखा प्रभावित क्षेत्र है ये कैसा क्षेत्र है? सूखा प्रभावित क्षेत्र। ये सब आप नोट कीजिए, मेंस के भी एग्जाम में आपका काम आएगा। सूखा प्रभावित क्षेत्र है ये, ठीक है। इस क्षेत्र में मोटे अनाज की खेती की जाती है, मिलेट्स प्रधान अनाजों का खेती किया जाता है। और यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे किसानों के विगत वर्षों में आप देखेंगे तो किसान आत्महत्या का एक क्षेत्र माना जाता है इसे। और इस क्षेत्र के जो लोग हैं ये महाराष्ट्र से एक अलग प्रांत के निर्माण का, ठीक है, मांग हमेशा से करते आए हुए हैं। तो इस रूप में आप इसे देखेंगे तो विदर्भ क्या है? एक अलग भौगोलिक क्षेत्र ही नहीं है, अलग सांस्कृतिक क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ की संस्कृति, रीति रिवाज और बहुत सारे चीज भिन्न है और थोड़े बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस रूप में इसे देखिए, कितना अच्छा और प्यारा क्षेत्र है, कितने अच्छे भूभौतिक प्रदेशों से ये घिरा हुआ क्षेत्र है, राइट। ठीक है फ्रेंड, आगे चले। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 पाट अंचल या फिर पाट रीजन, ठीक है, लिखा है कहां पर है? देखिए यह एक महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेश है, ठीक है। आपके विकल्प है ए नंबर में बिहार में, बी है झारखंड में, सी है मध्य प्रदेश में, डी है मेघालय में। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको जब आप देखेंगे तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, झारखंड में। ये पाट प्रदेश क्या होता है? तो छोटा नागपुर के पठार को ही पाट प्रदेश कहते हैं। पाट प्रदेश क्या है? ये जो है छोटा नागपुर के पठार को ही, छोटा नागपुर के पठार पर प्राप्त होता है, छोटा नागपुर के पठार पर प्राप्त
होने वाला महत्वपूर्ण भौतिक या ज्योग्राफिकल भौतिक विशेषता है। भौतिक विशेषता है, ये होता क्या है? तो देखिए, अगर छोटा नागपुर को देखिए तो क्या है ना, उसका कई बार उत्थान हुआ है। कई बार देखिए क्या है कि बहुत पुरातन पर्वत है ये, सॉरी पठार है ये, पुरातन पठार है ये। इसकी ये बना कैसे है? तो आंतरिक क्रियाओं से, ठीक है। पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है उसके संचरण के द्वारा ऊपरी धरातल पे जो बल लगता है उसके वजह से ये छोटा नागपुर का पठार क्या है, ये उत्थित भूभाग के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। क्योंकि सरफेस के अंदर से जो महत्वपूर्ण मैग्मा का उत्थान होता है उसके द्वारा जो बल लगता है पृथ्वी के अंदर से, उसके कारण ही ये उत्थित भूभाग के रूप में डोम लाइक संरचना जो है ये प्राप्त होती है, इसे पठार कहते हैं। अब देखिए क्या हुआ है कि जब भी उसके बाद हमारी पृथ्वी जो है वो स्थायी तो है नहीं, कई तरह की महत्वपूर्ण भौतिक गतिविधि और विवर्तनिक गतिविधि से हमारी पृथ्वी क्या है, निपटी है, आगे बढ़ी है। हिमालय का निर्माण एक महत्वपूर्ण घटना जो हमारे यहाँ घटा है, तो उसके थ्रू क्या हुआ कि इसका कई बार उत्थान हुआ है, जिसके वजह से इस पठार का जो पश्चिमी भाग है, मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, इसको 3 भागों में बांट देता हूँ। एक पश्चिम भाग, ठीक है, इस पठार का पश्चिमी भाग, ठीक है, ये अधिक ढाल युक्त है, अधिक ऊंचा है, अधिक ऊंचा ढाल युक्त, अधिक ऊंचा ढाल युक्त। आप इसे ध्यान से नोट कर लीजिए, नहीं मिलेगा कहीं पे। फिर क्या है, मध्य भाग या फिर इसे मिडिल एरिया रीजन कहते हैं। मिडिल रीजन क्या है, रांची और हजारीबाग के पठार के नाम से जाना जाता है। ये रांची का क्षेत्र, रांची के पठार का क्षेत्र, रांची का पठार और हजारीबाग पठार इसमें शामिल है, पठार इसमें शामिल है, ठीक है। और फिर पूर्वी क्षेत्र, इसका पूर्वी क्षेत्र है। ये पूर्वी क्षेत्र को अगर आप देखेंगे ना तो ये है क्षेत्र सिंहभूम और मानभूम का। कहा, सिंहभूम का क्षेत्र है ये, सिंहभूम और मानभूम का क्षेत्र है। ये कम ऊंचा है, ठीक है। तो इसे आप ध्यान से देखिए। अब ये क्या होता है ना कि अब ये है कि पार्ट रीजन क्या हो गया, तो पार्ट रीजन कुछ नहीं है, ये एक स्पेनिश वर्ड है, ठीक है। पार्ट एक स्पेनिश वर्ड है। इसमें होता क्या है, इसमें होता यह है कि एक टेबल नुमा आकृति होती है। जैसे टेबल नुमा आकृति का मतलब क्या हो गया कि यहां से देखें अगर ऐसे, तो ये ऐसे एक टेबल नुमा आकृति हो गई, ठीक है। जैसे टेबल के दो क्या हो गए, पाया या फिर जिसपे टिका होता है, और ऊपर का जो क्षेत्र होता है वो प्लेन होता है, इस तरीके से प्लेन होता है। तो प्लेन होता है ऐसा ये क्षेत्र होता है। तो छोटा नागपुर के पठार पे ना जगह जगह पे बहुत सारे ऐसे स्थलाकृतियां प्राप्त होती हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है, अनगिनत हैं। आप वहां जाएंगे तो आपको पता चलेगा, छोटे बड़े इस तरह के बहुत सारी स्थलाकृतियां आपको प्राप्त होंगी। तो लगेगा कि टेबल नुमा संरचना है। और इसके कगार जो है, ये जो कगार है, ढाल है, ये बहुत ही स्ट्रिप है, बहुत तीव्र ढाल है, जो कि बहते हुए जल के द्वारा काट दिए गए हैं। और ऊपर का क्षेत्र नहीं काट पाए बहते हुए जल, क्यों? क्योंकि ये लेटेराइट मृदा का क्या है, यहाँ पर क्षेत्र है, ठीक है। ये जो कैप है, इसका जो ऊपर का क्षेत्र है, ये लेटेराइट मृदा का क्षेत्र है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में आपने पढ़ा है ना केप यॉर्क पेनिनसुला, वो क्या है, लेटेराइट का निक्षेप है, ठीक है। उसी के नाम पे इसको केप यॉर्क ही कहते हैं। इसके ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं, जहां लेटेराइट का जो विस्तार होता है पठार पे, उसको क्या कहते हैं, इसको कैप यॉर्क कहते हैं। तो ये जो क्षेत्र है ये लेटेराइट मृदा से बना है। क्या, लेटेराइट मृदा से, ठीक है, लेटेराइट मृदा से निर्मित क्षेत्र है ये, निर्मित क्षेत्र है ये। तो इसे ही पाट कहते हैं, और इस पूरे रीजन को पाट रीजन कहते हैं। ऐसा संरचना वहां पे बहुत सारा मिलता है, इसे कहते हैं मेसा। क्या कहते हैं, मेसा संरचना, या इसे मेसा टोपोग्राफी कहते हैं। ये टोपोग्राफी कैसा होता है, इसका आधार कैसा होता है, चौड़ा होता है। इसका कगार कैसा होता है, तीव्र होता है। इसका ऊपरी क्षेत्र जो इसका शीर्ष है, शीर्ष क्या होता है, लेटेराइट मृदा से बना होता है। लेटेराइट मृदा बहुत कठोर होती है
और ये फिर इसका कटाव होना संभव नहीं होता है, इसलिए पूरी संरचना बच जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ें। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, झुमरी तिलैया किस राज्य में स्थित है? एक्चुअली क्वेश्चन ये पूछा गया था कि झुमरी तिलैया जो कि अक्सर भारतीय गीतों में, ठीक है, प्रसारित की जाने वाली गीत है, तो ये क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो झुमरी तिलैया एक महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक है, ये स्थित है झारखंड में, ठीक है, झारखंड के कोडरमा जिले में है, बस इतना ही काफी है, कोडरमा जिला में स्थित है ये, ठीक है। ये महत्वपूर्ण रूप से अभ्रक के माइनिंग के लिए जाना जाता है, पूरे वर्ल्ड में कहिए, इंडिया में तो है ही, पूरे वर्ल्ड में। लेकिन अब अभ्रक के क्षेत्र में जो भारत का सबसे अग्रणी राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। आपको याद रखना है, ये आया हुआ सवाल है, कई एक बार लाखों बार भी आया होगा। लेकिन पहले क्या था? कोडरमा, ठीक है, कोडरमा जिला जो है वो झारखंड का ऐसा है जहां पर अभ्रक अधिक मिलता है, वो झुमरी तिलैया वहीं प्राप्त होती है। वहां के जब आप कभी घूमने जाएंगे तो देखिएगा कि अभी भी वहां के जो मिट्टी है उसको देखिएगा तो दूर से ही सूर्य का प्रकाश पड़ने के बाद उस मिट्टी में एक अलग सी आभा दिखाई पड़ती है, चमक दिखाई पड़ती है, ठीक है, लाइट के साथ। वो लाइट के साथ जो चमक है ना, वो अभ्रक की वजह से ही दिखाई देता है, ठीक है। तो आइए अब अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो आपका आंसर क्या? बी है। अब 10 में देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार राज्यों को अवरोही क्रम में सजाना है। अवरोही का मतलब क्या होता है? घटते क्रम, घटते क्रम में, ठीक है, मतलब कि सबसे बड़ा राज्य से हमको छोटे राज्य में जाना है। तो देख लीजिए, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, क्षेत्रफल के अनुसार। उसके बाद अनडाउटली उत्तर प्रदेश होगा, उसके बाद फिर क्या होगा? आंध्र प्रदेश, और तब फिर होगा बिहार। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 3, 4, 1, 2। तो 3, 4, 1, 2 है डी, तो आपका उत्तर क्या होगा? डी। ये उत्तर आपका सही होगा, ठीक है। आगे चलें, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं, तो आपको देखना है। तो आपको पहले मैं बता दूं कि भारत के जो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले राज्य हैं उसमें पहला नंबर है किसका? राजस्थान का। राजस्थान के बाद जो दूसरा नंबर पे सबसे बड़ा राज्य है भारत का, वो कौन सा है? वो है मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, ठीक। उसके बाद पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरे नंबर में जो भारत का सबसे बड़ा राज्य आता है वो है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद फिर चौथा नंबर पे जो भारत का सबसे बड़ा राज्य आता है वो कौन है? उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो 4 कम से कम आपको याद रखना है क्षेत्रफल में, और इसके हिसाब से आप अपने ऑप्शन को अगर सजाएं तो पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र। तो इस रूप से देखें तो क्वेश्चन इसका 10 का ए नंबर जो है वो सही होगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो हम लोगों ने आज अपने इस डिस्कशन को पूरा किया है, और बहुत महत्वपूर्ण डिस्कशन रहा है। आप लोग इसे अच्छे से रिवाइज कीजिए, बार बार वीडियो देखिए, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।